4 मई 2026 को एमके स्टालिन अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में पहुंचे, लेकिन उसी शाम वे वह सीट हार गए जिसे वे लगातार 3 बार जीत चुके थे। उनकी हार ने 6 दशकों पुराने एक राजनीतिक साम्राज्य के पतन का संकेत दिया, एक ऐसे राजनीतिक वंश का अंत जिसने पीढ़ियों तक 7.6 करोड़ लोगों पर शासन किया था। जिस व्यक्ति ने इस पूरी व्यवस्था को तोड़ा, उसने कभी कोई सरकारी पद नहीं संभाला था। उसने अपनी राजनीतिक पार्टी सिर्फ 2 साल पहले शुरू की थी और हाल तक वो केवल एक फिल्म स्टार के रूप में जाना जाता था। उसका नाम है जोसेफ विजय। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि कई पीढ़ियों से चली आ रही राजनीतिक मशीनरी पर एक योजनाबद्ध और आक्रामक कब्जा था। यह समझने के लिए कि यह कैसे हुआ, हमें सिर्फ उसकी स्टार पावर नहीं, बल्कि उस रणनीति को समझना होगा जिसके जरिए एक नए उम्मीदवार ने एक ही चुनाव में पारंपरिक राजनीतिक गेटकीपर्स को पीछे छोड़ दिया। भारत में लोकप्रियता हमेशा चुनाव जीतने की गारंटी नहीं होती। चुनाव जीतने के लिए लाखों लोगों को सही समय पर सही मतदान केंद्र तक पहुंचाना पड़ता है। राजनीति की भाषा में इसे बूथ लेवल प्रेजेंस कहा जाता है। यह सबसे कठिन और सबसे महंगी राजनीतिक संरचना होती है, जिसे शून्य से खड़ा करने में वर्षों लग जाते हैं। सत्ताधारी राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की जमीनी ताकत तैयार करने में 30 साल और हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों का सहारा लिया ताकि हर इलाके तक उनकी पहुंच बन सके। 2026 तक तमिलनाडु के लगभग 1.8 करोड़ युवा मतदाता 2 पुरानी पार्टियों को एक जैसा देखने लगे थे। दोनों ही पार्टियां मुफ्त सोना, नकद पैसे और वही पुराने वादे करती थीं। दोनों की राजनीति पुराने नेताओं और दशकों पुराने झगड़ों पर टिकी हुई थी। लोग बदलाव चाहते थे। बाजार एक तीसरे विकल्प के लिए तैयार था, लेकिन असली चुनौती अब भी वही थी। सिर्फ 2 साल में इतनी बड़ी जमीनी ताकत खड़ी करना लगभग असंभव था, जब तक कि वो मशीनरी दशकों से चुपचाप तैयार न की जा रही हो। तमिलनाडु में फिल्म स्टार्स के फैन क्लब सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होते। वे समाज के समानांतर चलने वाली संस्थाओं की तरह काम करते हैं। इनकी भूमिका सिर्फ फिल्म देखने तक सीमित नहीं होती। ये समूह कानूनी ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। इनकी अपनी कॉरपोरेट जैसी संरचना होती है। यूनिट प्रेसिडेंट, ट्रेजरर और जिला स्तर के कोऑर्डिनेटर। पिछले 30 सालों से ये बड़े स्तर पर काम करने की ट्रेनिंग लेते रहे। उन्होंने विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किए, बाढ़ राहत अभियान चलाए, स्थानीय समस्याओं में लोगों की मदद की, और यह सब तब से हो रहा था जब उनके नेता ने राजनीति में कदम भी नहीं रखा था। 2024 तक यह नेटवर्क 85,000 स्थानीय यूनिट्स तक फैल चुका था, यानी पूरे राज्य में 20 लाख से ज्यादा संगठित सदस्य मौजूद थे। विजय ने अपने फैन बेस को सिर्फ प्रशंसकों का समूह नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे एक अनुशासित सामाजिक संगठन में बदल दिया, और इसी के जरिए उन्होंने एक राजनीतिक सेना का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, वो भी दशकों पहले। उन्हें शुरुआत से कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने बस अपने मौजूदा नेटवर्क को एक नए नाम से रजिस्टर कर दिया। हर फैन क्लब प्रेसिडेंट अचानक जिला संयोजक बन गया। हर वॉलंटियर कैंप एक सक्रिय चुनावी केंद्र में बदल गया। चुनाव से 7 महीने पहले एक चुनावी रैली में भगदड़ मच गई, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई। अधिकांश नए नेताओं के लिए इतनी बड़ी त्रासदी उनका राजनीतिक करियर खत्म कर सकती थी, लेकिन जहां कई स्थापित नेता ऐसी घटनाओं में जिम्मेदारी से बचते हैं, वहीं विजय कैमरे के सामने आए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी ली और पीड़ित परिवारों को व्यक्तिगत रूप से मुआवजा दिया। ऐसी व्यवस्था में जहां जवाबदेही बहुत कम देखने को मिलती है, यह कदम लोगों को अलग लगा। जब राज्य में रिकॉर्ड 85% मतदान हुआ, तब तक विजय खुद को मौजूदा पार्टियों के खिलाफ एकमात्र भरोसेमंद विकल्प के रूप में स्थापित कर चुके थे। उनकी चुनावी मशीन वोट जीतने के लिए बेहतरीन थी, लेकिन सरकार बनाना सिर्फ लोकप्रियता से नहीं होता। 108 सीटों के साथ उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत से सिर्फ 10 सीट पीछे रह गई। सरकार बनाने के लिए अब उस बाहरी नेता को उन्हीं पार्टियों से बातचीत करनी होगी जिन्हें खत्म करने का वादा उन्होंने किया था। इस जीत के साथ एक गंभीर आर्थिक चुनौती भी जुड़ी हुई है।
विजय ने राज्य के इतिहास का सबसे ज्यादा लोकलुभावन घोषणा पत्र पेश किया। हर दुल्हन को सोना और हर परिवार को मासिक नकद सहायता जैसी योजनाओं को पूरी तरह लागू करने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। अगर इन्हें पूरी तरह लागू किया गया तो ये भारत के दूसरे सबसे अमीर राज्य की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। लोकलुभावन वादों के सहारे चुनाव जीतना एक खतरनाक जाल भी बन सकता है। अगर राज्य का बजट इन वादों को संभाल नहीं पाया तो वही अनुशासित समर्थक वर्ग जिसने विजय को सत्ता तक पहुंचाया तेजी से उनके खिलाफ भी जा सकता है। 1977 में एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु के इतिहास में पहले फिल्म स्टार बने थे जिन्होंने सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की थी। अब विजय ने उसी इतिहास को दोहराया है। उन्होंने 30 साल पुराने सिनेमाई फैंडम को एक तैयार राजनीतिक मशीन में बदल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी मशीन सत्ता पर कब्जा कर सकती है, लेकिन अब उन्हें यह साबित करना होगा कि एक ऐसी मशीन जो सालों तक सिर्फ एक सेलिब्रिटी की पूजा करती रही, क्या वास्तव में एक राज्य को चला भी सकती है।